कक्षा 11वीं इतिहास और इतिहास के अंतिम भाग का लगभग अंतिम अध्याय, यानी इस वर्ष कक्षा 11वीं के विद्यार्थी के नाते हमने इतिहास में जितना पढ़ा है, जितनी पढ़ाई की है, अब उसकी हम समाप्ति पर आ गए हैं। और ऐसा करते हुए हमने बिल्कुल आदिम जाति काल से लेकर लगभग 20वीं शताब्दी तक का इतिहास पढ़ा, इतने लंबे काल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विश्व इतिहास के विभिन्न पहलुओं को हमने समझने की कोशिश की और विश्वास है कि अब आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे कि इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास में भी कारण और कार्य, ये दोनों का निकट का संबंध है। कारण और कारक ये एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, और उसी प्रक्रिया के तहत हमने क्रमवार अध्यायों का अध्ययन किया। आज का हमारा अध्याय है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन विषय के शीर्षक से ऐसा लगता है कि इसका इतिहास से उतना सरोकार नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ढंग का विषय इतिहास में जोड़ा गया है। सच्चाई तो ये है कि आधुनिकीकरण का इतिहास जो है, जो हमारा अंतिम भाग है, उस आधुनिकीकरण के इतिहास का प्रारंभ संभवतः इसी अध्याय के हुई घटनाक्रम से होता है। यानी यदि विश्व के आधुनिकीकरण की हम बात करें तो उसमें मूल निवासियों के विस्थापन की अहम भूमिका है। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं आधुनिकीकरण के तहत, आधुनिकीकरण की ओर के तहत यह अध्याय बहुत रोचक है और इसके विभिन्न पहलुओं को यदि आप आयामों को अच्छी तरह समझें तो आपको एक ऐसा पूरा नक्शा, एक खाका आपके मन में आ जाएगा कि कैसे कारण और कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। हमने पढ़ा था पूर्व में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। क्या था अध्याय? बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और ये अध्याय जो है वो लगभग 14वीं से 17वीं सदी, 1400 से 1700 के काल की है, जब नगरों की संख्या बढ़नी शुरू होती है, नगर राज्य शुरू होते हैं, एक नगरीय संस्कृति का विकास होता है। कुल मिला के हम उस आधुनिकीकरण के बीज शायद यहाँ से देख सकते हैं, जब नगर व्यवस्था प्रारंभ होती है। नगर के लोग सोचने लगते हैं कि गांव के लोगों से वे अधिक सभ्य हैं। ये 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का काल है। सभ्यता और सभ्य होना, ये सब इस काल में शुरू होती है बातचीत। खासकर इटली के शहर यदि आप याद रखें, आपको याद होगा फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, यहाँ पे नई नई कलाएं सामने आई, नगर राज्यों का निर्माण हुआ, चर्च बने और बहुत सारे ऐसे कलाकार, बहुत सारे वैज्ञानिक, संगीतकार ऐसे सामने आए, जिससे ऐसा लगता है कि जिस आधुनिकीकरण की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी शुरुआत संभवतः हम इस 14वीं 15वीं शताब्दी की घटनाओं से देख सकते हैं। मुद्रण का आविष्कार, छपाई आदि, और इसके साथ ही
विचारों का ज़्यादा विस्तृत आदान प्रदान, यूरोप में इतिहास की जो समझ इसके साथ विकसित होती है और लोग अपने को अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगते हैं। इसके साथ ही एक सौर मंडल वाली घटना भी इसी दौरान होती है, जब वैज्ञानिकों ने ये गलत सिद्ध कर दिया कि जो पूर्व में जो परिभाषित था कि पृथ्वी के चारों ओर सब घूमता है, वह गलत है। वे बेहतर समझने लगे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस बात को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे शायद ये मान्यता थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम आधुनिकीकरण के बीज देखते हैं। बदलती हुई परंपराओं के अध्याय में हमने नई नई परंपराएं, जिसका मैंने जिक्र किया, ये समझा। अब ये परंपराओं के प्रभाव होते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुछ घटनाएं हुई, परंपराएं स्थापित हुई और इन परंपराओं के आने से कुछ और हलचल संस्कृति में होती है, समाज में होती है, आर्थिक व्यवस्था में होती है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना आना होता है। 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्की का कब्जा, और वहाँ से एक पूरा नया इतिहास हम देखते हैं प्रारंभ होता है। 1453 तुर्की पर का कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, उस कब्जे से ने किस प्रकार यूरोप के इतिहास को, यूरोप की आर्थिक संरचना को बदल दिया था, ये हमने पढ़ा था। उस पर मैं फिर से गहराई पर नहीं जाना चाहूँगा, पर इतना बता दूं कि इस घटना के बाद पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, यहाँ की जो सभ्यताएं थी, इनके बीच में टकराहट होती है। टकराहट से अर्थ ये नहीं है कि टकराहट का अर्थ कुछ तनाव होता है। इसका अर्थ केवल यह है कि एक दूसरे से वे संपर्क में आते हैं। पूर्वी यूरोप की सभ्यताएं और पश्चिमी यूरोप के संपर्क में आती हैं, आवागमन बढ़ता है, होता है, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ अन्य चीज़ें, ये टकराव के परिणाम स्वरूप कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस अध्याय में हमने 15वीं और 16वीं शताब्दी से संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र जाना था, और उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में कैसे पूर्व की ओर यात्रा करते करते जहाँ पहुँचा उसे इंडीज़ मान लिया था, इसका भी जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, क्योंकि वो तो भारत की खोज में निकला था। और कोलंबस था तो इटालियन, पर स्पेन के राजशाही की मदद से उसने वो यात्रा शुरू की थी, और मूल मकसद था भारत के लिए रास्ता खोजना, और रास्ता खोजने की आवश्यकता आदि क्या थी ये सब हमने पढ़ा है। पर रास्ता खोजने की ज़रूरत थी, और इसीलिए जब उसने एक ज़मीन देखी नहीं तो उसने समझा शायद भारत आ गए हैं, इसलिए उसने उसका नाम इंडीज़ दिया। उसके बाद मार्को पोलो का वृत्तांत भी उसने पढ़ा था, उसने भी उसको, इस क्षेत्र को इंडीज़ कहने के लिए प्रभावित किया। बाद में खोजों से पता लगा कि नई दुनिया के इंडियन जो थे, ये नई दुनिया कहलाई जिसे कोलंबस ने खोजा। ये नई दुनिया के जो इंडियन थे, ये वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि बिल्कुल अलग संस्कृति के लोग थे। कोलंबस की ये चांस डिस्कवरी थी कि जिस हिस्से को उसने देखा था वो एशिया का हिस्सा नहीं था, जैसा वो पूर्व में मान के चल रहा था। उस समय तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते थे, बिल्कुल अलग संस्कृति के। एक और उत्तरी अमेरिका में देखें तो कैरिबियन, और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में, दो तरह की बिल्कुल अलग संस्कृतियाँ। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी इसे हम कह सकते हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी अपने अलग अलग तरीके की थीं। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधुनिक जो शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं,
मैक्सिको के मध्य अमेरिका में और माया समुदाय और पेरू के इनका समुदाय। इस नक्शे में आप देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दो अलग अलग तरह की संस्कृति। उत्तरी अमेरिका कैरिबियन तथा ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में, और विकसित खेती और खनन। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अब इन सभ्यताओं की टकराहट शुरू होती है और उस टकराहट के परिणाम निकलते हैं। ये टकराहट का काल 15वीं 16वीं शताब्दी का माना जा सकता है। मार्को पोलो, मैगेलन, कोलंबस, वास्को डी गामा, इन सब की यात्राएं ये अचानक नहीं होती हैं। इसके पीछे एक बड़ी लंबी पृष्ठभूमि है जिसका अध्ययन हमने पूर्व में किया है। व्यापारिक जरूरतें इन लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को विवश करती हैं और 15वीं 16वीं शताब्दी में इस टकराव के परिणाम स्वरूप, इन विभिन्न संस्कृतियों के एक दूसरे से मिलने के परिणाम स्वरूप एक नई क्रांति होती है, नई चीज़ों का विकास होता है। और एक तरीके से एक औद्योगिक क्रांति ये इसी टकराव का परिणाम थी, जिसे हमने ब्रिटेन में पनपते हुए देखा, उसका अध्ययन किया। इस क्रांति के ब्रिटेन में बड़े दूरगामी परिणाम हुए थे। उसके बाद वो पूरे यूरोप में फैला, फिर संयुक्त अमेरिका में फैला और फिर उसके बाद विश्व के समाज और विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका भारी प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के अध्ययन के दौरान हमने ये भी देखा कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति की नींव थी, वह नींव किस पर आधारित थी? शोषण पर। किनके शोषण पर? मजदूरों के, महिलाओं के, बच्चों के। एक और मशीनीकरण यूरोप को आधुनिकीकरण की ओर ले जा रहा था, वहीं उसके समाज का एक बहुत बड़ा तबका शोषण से गुजर रहा था। ऐसे ही 14वीं 15वीं शताब्दी में जब व्यापार विकसित हो रहा था, तो एक और जहां अमीर वर्ग, व्यापारी वर्ग, या मैं कह सकता हूं अभिजात वर्ग संपन्न होते जा रहा था, वहीं एक दास वर्ग बहुत बड़ी संख्या में पनप रहा था। अर्थात ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस काल का, वह भी इन दासों के शोषण पर आधारित था। निष्कर्ष ये कि ये जो आधुनिक यूरोप जो बना है या आधुनिक विश्व जो बना है, और इस आधुनिक यूरोप और आधुनिक विश्व के निर्माण में जिन देशों ने अहम भूमिका निभाई है, किसी दौर में उन्होंने अत्यधिक शोषण भी किया है। चाहे वो दास के रूप में एशियाई और अफ्रीकी निवासियों का शोषण हो, चाहे वे अपनी है देश में मजदूर वर्ग का शोषण हो, चाहे वह भारत के लोगों का शोषण हो जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना था, और ऐसे ही अन्य ऐसे देशों द्वारा अन्य उपनिवेशों का शोषण हो, जिसका जिक्र हम इस अध्याय में करेंगे, जो हमारा आज का विषय है। तो मूल निवासियों का विस्थापन ये एक तरीके का शोषण ही था उस वर्ग के द्वारा जो आज अपने को अत्याधुनिक सभ्य समझता है, उस वर्ग के द्वारा जो आज सबसे ज़्यादा विकसित है। वर्ग से मेरा तात्पर्य वह देश, उस देश के लोग, चाहे वो इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी आदि हों, जिन्होंने 14वीं 15वीं शताब्दी में दास प्रथा के माध्यम से और उसके बाद औद्योगिकरण के काल 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में मजदूरों के शोषण के माध्यम से तथाकथित आधुनिकीकरण की नींव रखी। मूल
निवासियों का विस्थापन। निवासी का अर्थ क्या है? निवासी मतलब रहने वाले, किसी एक स्थान पर रहने वाले, आप सब जानते हैं। अब मूल निवासी मतलब जो वहाँ पे प्रारंभ से, अनादिकाल से, बहुत समय से रह रहे हों, वे मूल निवासी कहलाए। 50-100 वर्ष पहले रहने वाले मूल निवासियों की चर्चा नहीं है इस अध्याय में, उनकी चर्चा है जो अत्याधुनिक अति प्राचीन काल से उन क्षेत्रों में, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे थे, वे मूल निवासी कहलाए। मूल निवासी और फिर विस्थापन। विस्थापन अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाना, चले जाना और फिर वहाँ रहने लगना, चले जाना और रहने लगना। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो मूल निवासी थे उनका विस्थापन हुआ, उसके कारण हम जानेंगे, विस्थापन के कारण। उसके बाद उस विस्थापन के परिणाम जानेंगे और जिन्होंने ये विस्थापन किया उनकी क्या स्थिति है, इसका अध्ययन करेंगे। जिन्होंने विस्थापन किया उनकी क्या स्थिति है। जिनका विस्थापन हुआ वो तो हम जानेंगे ही इस अध्याय में, पर जिन्होंने विस्थापन किया, वहाँ के मूल निवासियों का, उनकी क्या स्थिति है, इसका अध्ययन करेंगे। और ऐसा अध्ययन करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि विस्थापन होते क्यों हैं, उसका इतिहास से क्या सरोकार है और इस विस्थापन की प्रक्रिया ने विश्व को कैसे बदला है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने उस अध्याय की ओर जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों के विस्थापन का जब हम जिक्र करेंगे तो आपको ख्याल रखना है कि हमारे इस अध्याय में मूलतः हमने दुनिया के बहुत से ऐसे विस्थापन की प्रक्रिया को छुआ नहीं है और अपना ध्यान केवल 2 जगह के विस्थापन पर रखा है। एक है अमेरिका और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के मूल निवासियों के इतिहास को समझेंगे, उसके कुछ पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। हमने जब सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन किया था उस दौरान एक चर्चा हुई थी, एक बात बताई गई थी कि कैसे दक्षिण अमेरिका में स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने एक तरीके से अपनी बस्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसे बाद में उपनिवेश कहा गया। और इस बस्तियों बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ एक तरीके से स्पेनिश और पोर्चुगीज लोगों के द्वारा किया गया, ये आप समझ लें। 18वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के 18th सेंचुरी में दक्षिण अमेरिका के हिस्सों में, उसके बाद मध्य उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पर भी यूरोप के लोग आके बसने लगे। यहाँ पर भी दूसरे देशों के, विशेषकर यूरोप से आए हुए लोग बसने लगे। यूरोप से लोग गए क्यों थे, इसका आगे जिक्र होगा, पर आपको इतना समझ लेना है कि विश्व के इस नक्शे में जो विस्थापन की जो प्रक्रिया जो दिखाई है वो हम अपना ध्यान मूलतः अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में केंद्रित रखेंगे, अन्यथा इसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा। इन्होंने अपने इस कॉलोनीज को, इसे अंग्रेजी में हम बस्तियों को कॉलोनी कहते थे। क्या कहते थे? कॉलोनी। तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू किया, यानी बस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की और कॉलोनी को उपनिवेश कहना शुरू किया। उपनिवेश। तो आप पहली बात तो ये समझ जाएं कि उपनिवेश, कॉलोनी, बस्ती एक ही चीज़ है। प्रारंभ में वो बस्ती के रूप में हुआ
और फिर कालांतर में समय के साथ साथ वो बस्तियां हट के उपनिवेश का रूप ले लीं। और जब यहाँ से ये अप्रवासी लोग चले गए बाद में 20वीं शताब्दी में, जब यूरोप के बाशिंदे जो अप्रवासी के रूप में आए थे यहाँ से जब चले गए बाद में अपने मातृ देश चले गए, तो ये उपनिवेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। 20वीं शताब्दी में ऐसे हमने बहुत से 50 उपनिवेशों को राज्य बनते, स्वतंत्र राष्ट्र बनते देखा है। और ये जो स्वतंत्र राष्ट्र बने ये 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तक पूर्व में 17वीं 18वीं शताब्दी से ये उपनिवेश थे। और इन उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल, हम देखते हैं। मैंने अभी यूरोप का जिक्र किया कि यूरोप के लोग अप्रवासी के रूप में आए, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इन कुछ देशों में आ गए थे। किन कुछ देशों में? यही अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और कुछ अन्य क्षेत्रों में एशियाई देशों के लोग भी, यानी मूल रूप से एशियाई थे पर अप्रवासी के रूप में वो भी गए। तो यूरोपियंस गए, कुछ एशियाई भी गए, और एशियाई जो गए वो 19वीं शताब्दी के बाद ही। आज तो स्थिति ये हो गई है कि उन देशों में जहाँ से ये एशियाई और यूरोपियन गए, उन देशों में ये लोग अब बहुसंख्यक हो गए हैं। देखिए घटनाक्रम कैसे होता है। अप्रवासी के रूप में किसी कारणों से गए, कारण बहुत से हो सकते हैं। चाहे उनका ये शौक था नई जगहों को खोजना और वहाँ बसना, या व्यापार के उद्देश्य से, या सत्ता पाने के उद्देश्य से, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो ये एशियन कंट्रीज से कुछ लोग और यूरोपियन कंट्रीज से कुछ लोग दूसरे देशों में गए, वहाँ उन्होंने कॉलोनी बनाई, बस्ती बनाई, बस्तियों का निर्माण किया, जिसे बाद में उपनिवेश कहा, कोलोनाइज किया, उपनिवेश कहा। फिर उसके बाद वहाँ कई सौ वर्ष तक रहे, लगभग 200-250 वर्ष तक। और इस दौरान वहाँ की संपदा का उपयोग करते हुए ये लोग अमीर हुए। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में जब उस क्षेत्र के मूल लोगों की नाराज़गी बढ़ने लगी, तो ये लोग अपने अपने मूल देशों में वापस चले गए जहाँ से वे आए थे अप्रवासी। यूरोप वापस चले गए, जैसे भारत से अंग्रेज लोग इंग्लैंड वापस गए, गोवा से पोर्चुगीज़ लोग वापस गए, पांडिचेरी से फ्रेंच लोग वापस गए। ऐसे ही पूरी दुनिया में हुआ। कई देशों में एशियाई लोग भी गए, और फिर जब समय आया तो वे अपने अपने मूल देश वापस आ गए और वहाँ के लोगों पर वह देश छोड़ दिया, वह स्वतंत्र बन गया। अब यानी मूल लोगों को अब सत्ता मिल गई। उपनिवेश की समाप्ति के साथ वहाँ के मूल निवासियों को वहाँ की सत्ता मिल गई, वहाँ के आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिल गए। वे क्षेत्र जो उपनिवेश थे वे स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। एक समय तो ऐसा था कि मूल निवासियों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि शहरों में तो वो लगभग दिखाई ही नहीं देते थे। भारत की बात दूसरी है, जहां भारत में अंग्रेज इतनी भारी संख्या में नहीं आ पाए कि वो बहुसंख्यक हों, क्योंकि भारतीयों की स्वयं की जनसंख्या इतनी विशाल थी और उसकी तुलना में इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत कम। तो भारत की स्थिति को ऐसा हम न देखें, लेकिन अन्य देशों में, अन्य क्षेत्रों में इनकी संख्या बहुसंख्यक हो गई। वहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए, शहरों में दिखाई देना मुश्किल हो गया, शहरों में नज़र नहीं आते थे। और एक समय तो ऐसा आया कि लोग भूल भी गए कि
ये हिस्सा, ये देश कभी उनका था। जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो आदिम काल से, बहुत प्राचीन काल से वहाँ रह रहे थे, उनकी संख्या इतनी नगण्य हो गई, उनकी स्थिति भी इतनी नगण्य हो गई, यदि संख्या कम है तो स्थिति भी कोई बेहतर नहीं होगी, कि उनको ये आभास ही नहीं होता था कि ये उनका देश है। कई नदियाँ, शहर इन देशों की जो हैं वो पुराने नामों से हैं। पुराने नाम अर्थात वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा दिए गए नाम आज भी नदियों, पहाड़ों, नगरों के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका को देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहायो, मिसिसिपी, सिएटल, और ऐसे ही ऊपर कनाडा की ओर जाएं तो कनाडा में सक्सावचेन, ऑस्ट्रेलिया वोलागोंग, पैरामाटा, ये ऐसे नाम कोई अंग्रेजी नाम नहीं लग रहे हैं। ये वे मूल नाम है जो वहाँ के मूल निवासियों द्वारा अपने हे डेज में, अपने दिनों में दिए गए थे, इससे पहले कि वे उपनिवेश में शामिल हों, उपनिवेश बन जाएं। ये एक उदाहरण है। ये जो शहरों के नाम बताने के पीछे मकसद ये है कि आप समझें कि मूल निवासी जो बहुत पहले से थे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई, नगण्य हो गए, खदेड़ दिए गए, भगा दिए गए, या एक कोने में धकेल दिए गए, शहरों में दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जो जगहों के नाम थे, कई जगहों के नाम वही मूल रहे, पुराने नाम ही चलते रहे, जिसका मैंने जिक्र किया है। गत शताब्दी तक, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 20वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब करीब 1950-60 तक, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती थीं, उस इतिहास की किताबों की भाषा कुछ ऐसी होती थी जिसमें बताया जाता था कि यूरोप वासियों ने कैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। इसकी जो भाषा, इतिहास का जो नज़रिया था उन देशों के इतिहास का, उसमें ऐसा था कि मानो यूरोपियनों ने अमेरिका की खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की, और तब जाके ये सभ्य हुए। वहाँ जो मूल निवासी थे उनका कोई जिक्र नहीं था। मूल बाशिंदे थे, ओरिजिनल जो वहाँ रहते थे, इनहैबिटेंट्स, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मूल निवासी, उनका कोई जिक्र ही नहीं होता था। पूरा जो इतिहास था वो यूरोपियनों की गाथाओं से भरा हुआ था। उल्टा ऐसा बताया जाता था उन पुस्तकों में कि जब यूरोपियन इन देशों में पहुंचते थे, जैसे हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग इनको शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखते थे, बड़ा दुर्व्यवहार करते थे और बड़ा अत्याचार भी कई बार कर बैठते थे। तो यानी इनके साथ, यूरोपियनों के साथ, और जो बाद में एशियाई भी गए, इनके साथ अन्याय होता था, ऐसे उनका इतिहास था। लेकिन 1850, 1950 के आसपास थोड़ा सा नज़रिए में परिवर्तन आया। मूल निवासियों को अपना इतिहास लिखने का, मूल निवासियों को अपने स्वयं के बयान देने का, एक तरीके से मौखिक इतिहास लिखने के लिए तत्कालीन जो मानव वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रेरित किया। ये मानव वैज्ञानिक जो 1950-60 के दशक के थे, इनकी सोच थी कि इतिहास को शायद बदलना होगा। इतिहास को बदलने का अर्थ तो ये नहीं है कि इतिहास को, पूर्व की घटनाओं को बदला जाए, लेकिन इसका अर्थ यह है कि इतिहास को एक स्वतंत्र नज़रिए से देखकर वहाँ के मूल निवासियों पर केंद्रित इतिहास बनाया जाए। अभी तक जो इतिहास लिखा गया है वो यूरोपियनों में केंद्रित है, उसके केंद्र में यूरोप के निवासी हैं, मूल निवासियों का कोई जिक्र नहीं है। तो 1950-60 के आसपास इतिहास लेखन में कुछ परिवर्तन आया और वहाँ के जो मूल निवासी थे
उनके बयान लेना, उनको इतिहास लिखने के लिए प्रेरित करना, ये प्रयास शुरू हुआ। और परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि नई नई बातें मूल निवासियों के जीवन शैली की सामने आई। आज जो इनका जो मूल निवासियों द्वारा जो लिखा गया इतिहास है और जो कथा वृत्तांत आदि हैं, उसको वो बिल्कुल एक बड़ी रोचक है। वहाँ के मूल निवासियों द्वारा लिखे गए वृत्तांत आदि, कला संग्रह आदि को जैसे इकट्ठा किया गया है, तो ये देसी कला हम इसे कह सकते हैं। देसी कला, उसकी मूलभूत कला, आदिवासी कला भी हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं। तो इनकी जीवन शैली को समझने का, इनके शौक आदि को समझने का ये संग्रहालय बहुत जगह चल रहा है, खुल गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो वहाँ के मूल निवासियों के द्वारा ही संचालित बहुत बड़ा एक अमेरिकन इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका अमेरिकन इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय है, जो वहाँ के मूल निवासियों द्वारा ही संचालित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल निवासियों पर केंद्रित इतिहास का प्रारंभ 1950-60 के दशक में हुआ और नज़रिए में ये परिवर्तन आया कि यूरोपियनों पर केंद्रित इतिहास न हो करके वहाँ के जो मूल बाशिंदे थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, उन पर केंद्रित इतिहास को सामने लाया जाए, उसको प्रेरित किया जाए, ताकि पुरानी बातें जैसे तथ्य थे वैसे सामने आते जाएं। जिस क्षेत्र की मैं बात की अभी आपको, इस नक्शे में देखिए, एक और लिखा है अलास्का और एक और लिखा है रशिया। हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे, यदि भूगोल के विद्यार्थी नहीं हैं तो और कम ही लोग जानते होंगे कि अमेरिका और रूस के बीच की दूरी बहुत कम है। अमेरिका और रूस के बीच की दूरी, धरातल की दूरी, अलास्का जो है वो अमेरिका का हिस्सा है। अब मैं जिस अमेरिका की बात कर रहा हूँ वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के नक्शे को देखिए, उसमें संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका का नक्शा देखा आपने। इस उत्तरी अमेरिका के नक्शे में संयुक्त राज्य अमेरिका दिख रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर कनाडा है और कनाडा के बाईं ओर अलास्का लिखा हुआ है। इसका रंग और अमेरिका का रंग लगभग, संयुक्त राज्य अमेरिका का रंग एक ही है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका का रंग एक ही है, अर्थात अलास्का भी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक हिस्सा है, उसका एक राज्य है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका से भौगोलिक दृष्टि से वह जुड़ा हुआ नहीं है, पर अमेरिका का हिस्सा है। और अमेरिका के इस हिस्से का नाम, जिसका नाम अलास्का है, उसका एक छोर रूस को लगभग छूता हुआ दिखाई देता है और बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सी के पास, बेरिंग सी से ऊपर। ये आपकी समझ के लिए एक और नक्शा, इसमें देखिए आर्कटिक सर्कल रशिया और दूसरी ओर अलास्का और नीचे लिखा है यूएस, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा है। और यहाँ पे आप बेरिंग स्ट्रेट को और समझदारी से दे सकते हैं। स्ट्रेट का अर्थ क्या होता है? STRAIT, स्ट्रेट, वेरी नैरो पैच ऑफ सी।
समुद्र का बहुत नैरो हिस्सा उसे स्ट्रेट कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ऐसे ही बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर अब ये आपको इस नक्शे में और स्पष्ट है कि किस प्रकार यूरोप का एक हिस्सा, रशिया का हिस्सा इनफैक्ट, किस तरीके से अमेरिका के एक हिस्से से मात्र कुछ ही दूर है। उन दोनों हिस्सों के बीच की दूरी वास्तव में इतनी कम है कि इस शताब्दी में, बल्कि कुछ वर्षों पूर्व से ऐसी योजना पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत लंदन को न्यूयॉर्क से सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। कल्पना कर सकते हैं, लंदन टू न्यूयॉर्क बाय रोड। दिक्कत जो आ रही थी वही बेरिंग स्ट्रीट में, लेकिन बेरिंग स्ट्रेट की चौड़ाई इतनी कम है कि आराम से वहाँ पे सड़क बन सकती है, पुल का निर्माण हो सकता है, और फिर लंदन, मॉस्को, फिर पूरा रूस पार करते हुए फिर उसके बाद अलास्का, और अलास्का के बाद कनाडा, और कनाडा से होते हुए न्यूयॉर्क। इसी को कहते हैं वर्ल्ड इज ए विलेज, ग्लोबलाइजेशन, दुनिया छोटी होती जा रही है। ये नक्शा आपको स्पष्ट करता है उस क्षेत्र के बारे में जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बेरिंग स्ट्रेट। अपने इस अध्याय में आगे बढ़ने से पहले एक अंतिम लुक इस नक्शे को देखिए। यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट लिखा हुआ है, और उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा, उस हिस्से को इस नक्शे के पूर्व में पुनः दिखाया गया है। दुनिया गोल है। आपने प्रारंभ में जब मैंने ग्लोब दिखाया उसमें आपने देखा कि दुनिया गोल दुनिया है, और कैसे अलास्का का एक हिस्सा रूस के हिस्से से जुड़ा हुआ है। ये वही हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का, वह कॉर्नर जो पुनः आपको पूर्व में दिखाया जा रहा है, और बेरिंग स्ट्रेट लिखा हुआ है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि इतना विशाल विश्व कैसे सिमटता जा रहा है। ये अब एक नक्शा देखिए जो हमारे इस अध्याय से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय पर जाने के पूर्व ये जरूरी था कि हम अच्छी तरह विस्थापित लोगों के क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा भौगोलिक ज्ञान ले लें, और इसीलिए मैंने बारंबार नक्शा दिखाकर आपको बेरिंग स्ट्रेट आदि के बारे में बताया। अब यहाँ देखिए इस नक्शे में क्या दिया है, और इस नक्शे में कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ अंक लिखे हुए हैं। ये बताते हैं कि आज से कितने हजार वर्ष पूर्व यहाँ पर विस्थापन प्रारंभ हुआ। कितने हजार वर्ष पूर्व विस्थापन प्रारंभ हुआ, इसका काल दिखाया गया। और इसको देख सकते हैं कि 40,000 वर्ष पूर्व, 1,00,000 वर्ष पूर्व, 70,000 वर्ष पूर्व, आदि आदि, और फिर उनके विस्थापन का मार्ग, कहाँ से विस्थापन प्रारंभ होता है और ये लोग कहाँ विस्थापित होते हैं। जहाँ 1,00,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका के ऊपर आप देखते हैं विस्थापन की सबसे प्राचीनतम काल, वहीं आप देखेंगे 4,500 वर्ष पूर्व विस्थापन, और ऐसे ही आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास 1,500 वर्ष पूर्व का भी विस्थापन। ह्यूमंस, नीदरलैंड्स और अर्ली होमिनिड्स, ये लोग कैसे मूव करते हैं। इस नक्शे में भारत भी देखिए, भारत में भी विस्थापित लोग कैसे आते हैं, कब आते हैं, इसका काल मानव शास्त्रियों के नज़रिए से।